नमस्कार, नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत लेकर हम हाजिर हैं आपके साथ आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। आपके साथ मेरी सहयोगी जया सिन्हा और मैं हूं संध्या शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है नया सवेरा में आप सभी का। अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें। पीपल्स पद्मा यानी कि जन के पद्म कल दिए गए और हमने पूरे देश ने नमन किया उन अनसुने गुमनाम नायकों को जो अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देते हैं हमारे देश की प्रगति के लिए, विकास के लिए। साथ ही बात होगी नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की, आर्थिक विकास की भी दिखेगी झलक। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। ब्रिक्स देशों के एनएसए और सुरक्षा अधिकारियों ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। पीएम ने कहा, आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया के बाद दक्षिण कोरिया की यात्रा पर। कोरियाई समकक्ष के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। पंजाब सीएम की बड़ी मुश्किलें, वायरल वीडियो मामले में फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार कराने का खुलासा। गुरुग्राम पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आज होगी पेशी। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, अमेरिकी सीनेट से ईरान युद्ध रोकने का प्रस्ताव पारित। कई रिपब्लिकन सांसदों ने भी बदला पाला। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल की धमाकेदार जीत। रोनाल्डो 6 संस्करणों में गोल करने वाले बने पहले फुटबॉलर। घाना ने इंग्लैंड को गोल रहित बराबरी पर रोका। क्रोएशिया ने दर्ज की पहली जीत। और सबसे पहली खबर ब्रिक्स से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय और सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में ब्रिक्स की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसी साझा चुनौतियों से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने की आवश्यकता है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यवहारिक सहयोग को आगे बढ़ाने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन देने और दुनिया को अधिक सुरक्षित, संरक्षित तथा समावेशी बनाने में योगदान देने पर केंद्रित होगी। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर कतर की रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए कतर के अमीर को धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए उनकी सराहना की। दोनों नेताओं ने अपने नागरिकों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और एक दूसरे के प्रति अपना समर्थन और एकजुटता व्यक्त की। पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों में कतर के सकारात्मक योगदान की सराहना की। साथ ही उम्मीद जताई कि इससे क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता आएगी। साथ ही दोनों नेताओं ने सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई और आपस में करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। अपनी इस 2 दिवसीय यात्रा पर विदेश मंत्री दक्षिण कोरिया के अपने समकक्ष चो ह्यून से मिलेंगे। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में भी शामिल होंगे, जहां वो मुख्य भाषण देंगे। और इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की यात्रा के पहले चरण में मंगोलिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बातचीत हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगोलिया के मंत्री और मुख्य कैबिनेट सचिव बतमुर एंखबयार से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच खनन, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर चर्चा हुई। उन्होंने इस मुलाकात को दोनों देशों के संबंधों को और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।
रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि दिल्ली में उद्योग भवन के पास झुग्गियों में देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। इसी के साथ कूलिंग ऑपरेशन भी जारी है ताकि दोबारा आग ना भड़के। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। जांच के बाद ही आग लगने के कारणों का पता चल पाएगा। घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई सूचना नहीं है। लगभग 3:02 और 4 पे हमारा डिपार्चर हुआ है और ये सेना भवन के पास है और ये टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन है लेबर्स के रहने के लिए, जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क आप साथ में देख रहे हैं। इधर लगा हुआ है इनका कैंप। देखने से लग रहा है कि इनमें एलपीजी का छोटे छोटे सिलेंडर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो और अंदर बिजली की तारें भी फैली हुई हैं। तो कॉज एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन इन दोनों में से कोई एक रीज़न हो सकता है। लगभग 25 के करीब गाड़ियां इसमें इन्वॉल्व थी जो फायर फाइटिंग ऑपरेशन कर रही थी। करीब 3 घंटे का समय लगा है आग बुझाने के लिए। अगली खबर पंजाब से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित वायरल वीडियो विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। गुरुग्राम पुलिस ने फर्जी फॉरेंसिक और साइबर रिपोर्ट तैयार करने के आरोप में 2 लोगों अरुण महेंद्र और अंकित को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उससे वीडियो को एआई जनित या छेड़छाड़ किया हुआ साबित करने वाली रिपोर्ट तैयार करने के लिए दबाव बनाया गया। 10 लाख रुपए की पेशकश की गई और धमकियां भी दी गईं। इस मामले में पंजाब सरकार के कुछ अधिकारियों की कथित भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस डिजिटल साक्ष्यों, मोबाइल फोन, लैपटॉप, सर्वर, सीसीटीवी फुटेज, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक जांच और डिजिटल साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कथित वायरल वीडियो मामले में एक बार फिर घिरते नजर आ रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री और भगवंत मान के खिलाफ विरोध के स्वर भी तेज होते दिखाई दे रहे हैं। 15 जून को श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा जारी आदेश के बाद बठिंडा जिले के कई गांवों में मुख्यमंत्री के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। गांव मंडी कलां सहित विभिन्न स्थानों पर गुरुद्वारों के बाहर लगाए गए इन पोस्टर्स में सिख संगत के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बहिष्कार करने की अपील की गई है पूरी संगत से। वहीं कई गांव में मुख्यमंत्री के फ्लेक्स बोर्ड और पोस्टर फाड़े जाने की भी खबरें आई हैं। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर शिरोमणि अकाली दल की ओर से लगाए गए हैं। इस घटनाक्रम के बाद राज्य की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। तो मान के खिलाफ एक बार पोस्टर वॉर भी छिड़ गया है, पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। और भी ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ जालंधर से हमारे सहयोगी संवाददाता गुरमीत जुड़ गए हैं। गुरमीत, कहते हैं ना कि एक झूठ को छिपाने के लिए आपको 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, और कुछ इसी तरह का नजारा पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि अब भगवंत मान की मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही हैं इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, जिस तरह से संध्या जो कल पुलिस ने और खास तौर पर गुरुग्राम पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक एफआईआर रजिस्टर की है, उसको देखकर तो जरूर लग रहा है कि पंजाब सरकार के और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब दरअसल ये पूरा मामला हुआ ऐसे है कि जसप्रीत सिंह जस्सी नाम का एक शख्स है, उसने ये क्लेम किया है कि उसको 15 तारीख को, जिस दिन श्री अकाल तख्त साहिब ने अपना हुक्मनामा सुनाया था, अपना आदेश दिया था भगवंत मान को लेकर, उसी दिन शाम को उसे कॉल मिलती है, व्हाट्सएप पर कॉल आती है, और जो व्हाट्सएप पर दूसरी तरफ से व्यक्ति बोल रहा होता है वो क्लेम करता है कि मैं पंजाब पुलिस के साइबर सेल में एसपी हूं और मेरा नाम जशनदीप सिंह है। अब ये जो व्यक्ति जसप्रीत सिंह है वो साइबर एक्सपर्ट के तौर पर काम करता था, तो उसने बोला बताइए सर क्या काम है। तो उसके बाद जो एसपी जशनदीप है उसने कहा कि हमें एक रिपोर्ट तैयार करवानी है। उसके बाद जब पूछा गया किस तरह की रिपोर्ट तैयार करवानी है, तो खुलकर बात हुई कि पंजाब के मुख्यमंत्री की जो वीडियो, कथित वीडियो इन दिनों बहुत ज्यादा वायरल है, उसी के ऊपर हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए। अब ये जो व्यक्ति है जसप्रीत सिंह, उसने ये कहा कि मैं कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट ऑडियो वीडियो का नहीं हूं, मैं साइबर एक्सपर्ट हूं, तो मैं इसमें आपकी मदद सीधे तौर पर नहीं कर सकता। पर जो एसपी साहब थे, आरोप के मुताबिक उन्होंने कहा कि आप कोई और शख्स ढूंढ दीजिए, दिल्ली में बहुत तरह की लैब्स हैं।
तो उसके बाद उसने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूं, और साथ में ये भी ऑफर किया गया कि पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे आपको अच्छे तरीके से जितने मांगेंगे उतने दिए जाएंगे। अब इसके बाद जो है मीटिंग के लिए उसे बुलाया जाता है गुरुग्राम के क्राउन प्लाजा होटल में। वहां पर वो 15 तारीख को रात को तकरीबन 10 बजे पहुंचता है और वहां पर उसकी मीटिंग एसपी जशनदीप सिंह से होती है। उसका क्लेम है कि वहां पर एक बड़े साहब भी मौजूद थे। अब पहले तो मीटिंग बाहर होती है, उसके बाद जो एसपी साहब है वो उसे कमरे में ले जाते हैं। 3000 नंबर कमरा जो वहां पर बुक्ड था, वहां पर एसपी साहब ले जाते हैं और पूरा मामला उसे समझाते हैं कि देखिए ये वीडियो वायरल हो रही है और हमें अपने हिसाब से फेवरेबल रिपोर्ट चाहिए, आप किसी भी तरह से इस पूरे मामले को अरेंज कर दीजिए। उसके बाद बड़े साहब से भी उसकी मुलाकात करवाई जाती है। ये व्यक्ति सोचता है कि जब एसपी स्तर का अधिकारी मुझसे बात कर रहा है तो बड़ा साहब कोई सीनियर अधिकारी होगा। बाद में सोशल मीडिया पर इस व्यक्ति ने एक बयान भी दिया है, उसमें कहा है कि ये लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा है। तो बहरहाल ये जो रिपोर्ट तैयार करने के लिए उसे कहा जाता है 24 घंटे का समय है और आप जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार कराएं। इसी के लिए अरुण महेंद्रू नाम के शख्स से व्यक्ति कांटेक्ट करता है। अरुण महेंद्रू तैयार हो जाता है। अरुण महेंद्रू 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट बनाकर भी देता है, बल्कि उससे पहले रिपोर्ट बनाकर देता है। अब 16 तारीख को ये लोग दोबारा ब्रेकफास्ट पर क्राउन प्लाजा होटल में ही मिलते हैं एफआईआर के मुताबिक। और उस समय जो है इस व्यक्ति का क्लेम है जसप्रीत सिंह का कि वो जब होटल से बाहर निकल रहा था तो पुलिस की एक गाड़ी, एक सरकारी गाड़ी थी, सरकारी गाड़ी से 10 लाख रुपए निकालकर उसे दिए गए और उसे कहा गया कि आप पैसे की बिल्कुल चिंता ना करना, मगर ये रिपोर्ट जो है जल्द से जल्द फेवरेबल हमारी तैयार करवा दीजिए। अब पहली रिपोर्ट तैयार हुई, उसके बाद दूसरी रिपोर्ट, क्योंकि 2 रिपोर्ट चाहिए थी तो दूसरी रिपोर्ट के लिए अंकित नाम के शख्स को कांटेक्ट किया गया। कुल मिलाकर ये 2 लैब्स थी, एक का नाम साइबर यान लैब्स बताया जा रहा है जो कि तिलक नगर में दिल्ली में मौजूद है, दूसरी साइफर सेंटिनल लैब है। इन दोनों लैब से कांटेक्ट किया गया और अंकित जो है, अंकित भी तैयार हो गया, अंकित ने भी अपनी रिपोर्ट बनाकर दे दी। अब फाइनली हुआ यह कि जसप्रीत सिंह ने कहा कि जब ये दोनों रिपोर्ट्स आ गई तो पंजाब पुलिस के अधिकारी ने बार बार उसमें चेंजेस भी करवाए। उसने जैसा भी उन्हें चाहिए था फेवरेबल रिपोर्ट, तो उस तरह से जो ओपिनियंस लिखी गई थी तो उसके हिसाब से चेंजेस करवाए। जसप्रीत सिंह का दावा है कि जिस समय उसके साथ कांटेक्ट किया गया उस समय ही उसने बताया था कि ना तो वो ऑडियो वीडियो का एक्सपर्ट है और जिन शख्स के साथ कांटेक्ट किया गया वो भी इसमें एक्सपर्ट नहीं है। दूसरा ये कि ये जो लैब्स हैं वो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लैब्स नहीं है, ये जसप्रीत सिंह का दावा है। तो अब यहां पर जो है एक बड़ी समस्या जो पंजाब सरकार के लिए खड़ी हो रही है, क्योंकि 15 तारीख को जब श्री अकाल तख्त साहब का आदेश आया था, हुक्मनामा आया था, तो उसके बाद 18 तारीख को बहुत जल्द जो है पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मीडिया इंचार्ज भी पंजाब सरकार के वहां पर जो स्पोक्स पर्सन है वो भी मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि हमने जो है रिपोर्ट्स हासिल की है, 2 जगह से रिपोर्ट्स हासिल की है, उसमें मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस हुआ है, मुख्यमंत्री का जो कथित वीडियो बताया जा रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन से लेकर प्रोपोर्शन सब कुछ जांच किया गया है। बिल्कुल, तो पूरी तरह से यहाँ पर मंत्रियों के साथ साथ जो अधिकारी है वो भी पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं इस फेक रिपोर्ट के कांड में। साथ ही जिस तरह से पोस्टर वॉर शुरू हुई है, उनके खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे हैं, कई गांवों में उनके खिलाफ पोस्टर्स लग गए हैं। ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ अभी कहना है ग्राउंड जीरो पर गांव वालों का, लोगों का, जो नाराजगी बढ़ती भी साफ तौर पर नजर आ रही है मुख्यमंत्री मान के खिलाफ? देखिए जया, ऐसा जो है पहले भी कई बार देखा गया है कि जो श्री अकाल तख्त साहब का आदेश है, जिस तरह से हम पहले भी डिस्कस करते रहे, सिख धर्म में धर्म और सियासत साथ साथ चलते हैं और इसकी महत्ता जो है धर्म के अंदर ही, गुरबाणी के अंदर ही है। तो ऐसे में यदि श्री अकाल तख्त साहब का कोई आदेश होता है तो उसको जो है सिख संगत मानती है, ये बिल्कुल एक 100% कंपल्सरी चीज हो जाती है। तो ऐसे में जो अभी इनिशियली तौर पर देखा गया 15 तारीख के बाद कुछ गांवों में पोस्टर लगाए गए हैं। अब जैसे ये बठिंडा का गांव है तो वहां पर पोस्टर लगाए गए हैं। उस पोस्टर में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान से उन्हें मुंह न लगाने के लिए कहा गया, यानी कि एक तरह से आप माना जा सकता है उनका बहिष्कार जो है सामाजिक तौर करने के लिए कहा गया है। आप लगाइए कि मुख्यमंत्री का बहिष्कार करने वाली स्थिति जो है वो पहली बार पंजाब में बनी है सीधे तौर पर, क्योंकि पहले भी कई बार इस तरह के मामले राजनीतिक शख्सियतों के सामने आते रहे हैं, मगर उन मामलों में होता ऐसा था कि यदि कोई राजनीतिक शख्सियत से या किसी संवैधानिक पोजीशन पर बैठे व्यक्ति से गलती हो जाती थी तो वो अपनी गलती स्वीकार करते थे और श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा उनको जो है एक सेवा दी जाती थी कि आपकी ये सजा है, वो सजा जो है वो उसे सेवा कहा जाता है सिख धर्म में। तो
वो 5 या 7 या 3 दिन या जो बिल्कुल, भी सेवा बिल्कुल। श्री अकाल तख्त साहिब निर्धारित करते थे वो पूर्ण करते थे, उसके बाद उन्हें माफी मिल जाया करती थी। मगर यहाँ पर सिचुएशन कन्फ्रंटेशन की बनी हुई है, क्योंकि श्री अकाल तख्त साहिब का कहना है कि ये मुख्यमंत्री की वीडियो है और मुख्यमंत्री और सरकार कह रही है हमारी वीडियो नहीं है। बिल्कुल। और तो जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं मान के खिलाफ, उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? मान साहब कुछ बोल रहे हैं, जो उनके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं गुरमीत? देखिए, विरोध प्रदर्शनों के ऊपर तो अभी सीधे तौर पर कुछ जो है सरकार ने नहीं बोला है, मगर हाँ, ये जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी अभी स्टेटमेंट्स आनी शुरू हुई है। जिस तरह से पंजाब सरकार मंत्री भी है अमन अरोड़ा, उन्होंने कहा है कि देखिए ये जो एफआईआर कराई गई है ये एक राजनीतिक साजिश है और इसके साथ ही जिस व्यक्ति ने ये फर्जी एआई वीडियो बनाई है उस व्यक्ति को पकड़ा जाना चाहिए, ना कि इस मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट जो फर्जी है या असली है और कैसे प्रिक्योर की गई, ये कोई जांच का विषय नहीं है। उनका सिर्फ इतना कहना है। मगर फिलहाल जो है ये कल शाम को 5:30 बजे एफआईआर रजिस्टर हुई है, गुड़गांव पुलिस द्वारा रजिस्टर की गई है। तो ऐसे माना जा रहा है कि आज जो है सरकार का जो भी मंत्री सामने आएगा उसके सामने मीडिया सवाल रखेगा और आज माना जा रहा है कि सरकार को अपना रुख, अपना स्टैंड इस पूरे मामले पर क्लियर करना पड़ेगा। गुरमीत, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि जिस तरह से मान्यता प्राप्त लैब नहीं है, तो क्या फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के मामले में लैब संचालक, विशेषज्ञ और भी जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं उन पर भी बड़ा संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे? देखिए, ऐसा है कि ये जो लैब्स हैं ये पहले मैं जैसे बता चुका हूं ये मान्यता प्राप्त लैब्स नहीं है, मगर पंजाब सरकार ने दावा किया था कि हमने जो जांच करवाई है वो मान्यता प्राप्त लैब से करवाई है। और दूसरी बात यह है कि ये जो अंकित नाम का शख्स है ये दिल्ली में एक सरकारी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजिम है। वहीं जो दूसरा शख्स है अरुण महेंद्रू, वो हरियाणा में सरकारी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजिम है। तो ये दरअसल लैब्स के साथ जुड़े हुए थे, ये पूरे तौर पर मालिक भी नहीं थे, ये पूरे तौर पर वहां पर कर्मचारी भी नहीं थे। तो इन्होंने किसी तरह से जो है मैनेज करके ये रिपोर्ट्स हासिल की है। अब ये जो रिपोर्ट्स हासिल हुई है तो उसमें माना ये जा रहा है कि जो जांच का दायरा है आने वाले समय में बढ़ेगा। पुलिस का भी कहना है कि इस मामले में पंजाब पुलिस के अधिकारी और साफ तौर पर जो कल एसीपी नवीन शर्मा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उन्होंने कहा है कि इसमें एक बड़े साहब की भूमिका निकलकर सामने आई है। बड़े साहब कौन है, जैसे ही जांच का दायरा बढ़ेगा उन पर भी जो है हम जांच करेंगे और इस मामले में हो सकता है कि कुछ और गिरफ्तारियां हो। इसमें जो लैब के मालिक हैं, लैब के संचालक हैं, इसके साथ ही पंजाब पुलिस के अधिकारी, वो सभी के सभी जांच के दायरे में है। फिलहाल इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। मामला संगीन है, फिलहाल ज्यादा रिवील नहीं किया, मगर जो एफआईआर के कंटेंट्स निकलकर सामने आए हैं उसमें जो है वो सिचुएशन काफी ग्रिम लग रही है। और फिलहाल जो है जसप्रीत सिंह नाम का शख्स है, उसने यही दावा किया है कि शुरुआत में मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए हेल्प की थी क्योंकि एक एसपी स्तर के पंजाब पुलिस के अधिकारी का फोन आया था और साथ में मुझे कहा गया था कि हमें फेवरेबल रिपोर्ट तो चाहिए मगर हमें ये फेवरेबल रिपोर्ट कहीं पर प्रेजेंट नहीं करनी है। बिल्कुल। तो यहाँ पर पूरी तरह से घिरते हुए साफ तौर पर भगवंत मान और उनके अधिकारी और उनके सपोर्टर्स दिखते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो विवादित वीडियो मामला यहाँ पर थमने को तैयार नहीं है और लगातार उसमें नए खुलासे हो रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शुमार पद्म पुरस्कार एक ऐसा सम्मान जो असाधारण प्रतिभा, सेवा और समर्पण को राष्ट्र का नमन है। राष्ट्रपति भवन में मंगलवार को इसी गौरवपूर्ण परंपरा का भव्य आयोजन देखने को मिला, जहां कला, समाज सेवा, चिकित्सा, खेल, लोक सेवा और अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को पद्म सम्मान से अलंकृत किया गया। इस साल के लिए दूसरी बार आयोजित हुए अलंकरण समारोह में कुल 66 लोगों को सम्मानित किया गया, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सम्मान शामिल हैं। राष्ट्रपति भवन का ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप गरिमा, गौरव और सम्मान के अद्भुत वातावरण का साक्षी बना, जहां भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कारों का भव्य समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 66 हस्तियों को पद्म सम्मान प्रदान किए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित रहे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन तीनों श्रेणियों में दिए जाने वाले ये सम्मान उन भारतीयों को समर्पित किए गए जिन्होंने अपने कर्म,
प्रतिभा और समर्पण से समाज और राष्ट्र निर्माण में विशेष योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को 2 लोगों को पद्म विभूषण सम्मानों से सम्मानित किया तो 7 पद्म भूषण सम्मान प्रदान किए। इसके अतिरिक्त 57 लोगों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार पी नारायणन को पद्म विभूषण प्रदान किया गया तो न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त के.टी. थॉमस को उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से सम्मानित होने वालों में महान टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज शामिल रहे तो जाने माने समाज सेवी डॉक्टर S.K.M. मलयानंदन को भी राष्ट्रपति ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। मलयालम फिल्म कलाकार मम्मूटी को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण दिया गया तो साथ ही समाज कार्य के लिए वेल्लापल्ली नटेशन को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर दत्तात्रेयुडू नोरी को पद्म भूषण से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया तो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन को सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया। पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वालों में जानी मानी पार्श्व गायिका अलका याग्निक भी शामिल रहीं। राष्ट्रपति ने पद्म अलंकरण समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में अतुलनीय योगदान देने वाले कुल 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया। इस फहरिस्त में जाने माने फिल्म कलाकार आर माधवन, क्रिकेटर रोहित शर्मा, हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया, पंजाब के संत निरंजन दास, तकनीक के क्षेत्र में योगदान देने वाले शशि शेखर वेम्पति, IIT मद्रास के निदेशक और विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वाले प्रोफेसर वी कामकोटी, लोक सेवा में असाधारण योगदान देने वाले RVS मणि जैसी हस्तियां शामिल रहीं। पद्म सम्मान से सम्मानित होने वाली महाविभूतियों ने पुरस्कार के लिए उन्हें चुने जाने पर खुशी जाहिर की। देखिए जी, जब ऐसा सम्मान मिलेगा, जो सम्मान राष्ट्रपति महोदय देंगे और उस सम्मान के आशीर्वाद के साथ स्वयं साक्षी होंगे विश्व गुरु और सम्मिलित होंगे सारे जितने भी हम राष्ट्र निर्माण में लगे हैं स्रोत, उनके साथी सम्मिलित हों तो गौरवान्वित होना थोड़ा स्वाभाविक है। मतलब मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी पद्मश्री जैसे अवार्ड से जो सर्वोच्च सम्मान है राष्ट्र का, उसके लिए चुना जाएगा। तो मैं उन लोग की तो बहुत आभारी हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे जीवन में इस क्षण को जीने का, प्राप्त करने का अवसर मिला। डेफिनेटली मैं प्रधानमंत्री सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो स्पोर्ट्स में भी इतना ध्यान दे रहे हैं और हॉकी को डेफिनेटली हमेशा उन्होंने बहुत प्यार दिया है। भारत सरकार ने हमें ये सम्मान दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं इतना काबिल नहीं कि मैं इस सम्मान को संभाल पाता, लेकिन सम्मान तो सम्मान है। मैं ये प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और नागरिक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। बीते कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश और समाज के बदलाव की इबारत लिखने वाले गुमनाम नायकों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने के सिलसिले की शुरुआत होने के बाद से इन्हें पीपल्स पद्मा भी कहा जाने लगा है। पद्म पुरस्कारों के लिए अब आम लोग भी खुद को या किसी नागरिक के नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं, जिसके बाद गृह मंत्रालय का संबंधित विभाग नामों की संस्तुति राष्ट्रपति को करता है। इससे पहले पिछले महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस वर्ष के पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे।
इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी थी, जिन्हें 2 चरणों में पद्म अलंकरण समारोह में सम्मानित किया गया। सुयश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पद्म पुरस्कार पाने वालों के सम्मान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रात्रि भोज का आयोजन किया। गृह मंत्री ने इस दौरान उनसे संवाद भी किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। तो गृह मंत्री अमित शाह ने किया आयोजन रात्रि भोज का। तमाम पद्म अवार्डीज इसमें उन्होंने शिरकत की। सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किए गए उन साधारण लोगों के असाधारण जज्बे को सलाम करते हुए, उनके संघर्ष को नमन करते हुए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। अपनी सहज अदायगी, दमदार अभिनय और यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाले मशहूर फिल्म अभिनेता आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस विशेष उपलब्धि के बाद आर माधवन मंगलवार को डीडी न्यूज कार्यालय पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पद्मश्री सम्मान मिलने की अनुभूति, अपनी अब तक की अभिनय यात्रा, यादगार किरदारों और भविष्य की महत्वाकांक्षाओं पर खुलकर बात की। उनसे बातचीत की है हमारी संवाददाता जया ने। सच कह रहा है दीवाना, इस गीत ने पूरी पीढ़ी को प्रेम करना सिखाया। लेकिन ये बहुत दिलचस्प बात है कि आज इस गाने के पीछे का किरदार पद्मश्री, एक बेहद मशहूर अभिनेता, कलाकार बन चुके हैं। सबसे पहले सबसे भावुक बधाई किसने दी जब पद्मश्री का फोन आया? आई थिंक हमेशा माँ का ही आशीर्वाद होता है। तो वो कह रही थी कि आज मुझे आज मैं भगवान को क्या धन्यवाद दूं और किसके लिए दूं वो समझ नहीं आ रहा। जो कुछ भी तुमने आज तक हासिल किया है वो तो ठीक है, पर ये तो बस बढ़ता ही जा रहा है। एंड शी फेल्ट सो ग्रेटफुल, आई कैन नेवर फॉरगेट। उनकी आवाज़ में जो प्यार, मोहब्बत और गर्व था वो बहुत ही खास था मेरे लिए। जब इस तरह के मौके आते हैं, सम्मान तो आपको कई बार मिले, लेकिन जब पद्मश्री जैसे सम्मान मिलता है तो ऐसे में क्या याद आता है? सारे किरदार की पूरी फहरिस्त याद आती है या कोई ऐसा किरदार? नहीं, किरदार नहीं याद आता, आपको लगता है कि यू फील वेरी ग्रेटफुल एंड यू फील अगेन वेरी ड्यूटीफुल। आपको लगता है कि एक जिम्मेदारी भी है। दैट वाज द मोस्ट ओवरवेलमिंग फीलिंग। आई डोंट थिंक आई लुक्ड बैक अपॉन माय वर्क व्हेन दैट फर्स्ट हैपेंड। पहला शॉट याद है? मेरे फिल्म की हाँ, या फिर टेलीविजन सीरीज? कुछ भी, सी हॉक के जमाने के हैं। हाँ, नहीं वो तो बनेगी अपनी बात की। पहला शॉट मुझे याद है कि मैं बस में था और हीरोइन आती है और मुझ पे उल्टी करती हैं। वो मेरा पहला शॉट था। अच्छा, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा किरदार है? शैतान का वनराज या धुरंधर के सान्याल साहब? कौन ज्यादा खतरनाक है? विदाउट डाउट सान्याल साहब। सान्याल साहब ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, ये जो पीढ़ी है, जो भी मौजूदा पीढ़ी है, वो शैतान देख रही है, वो सान्याल साहब को देख रही है। हमने देखा है माधव शास्त्री को। किस तरह से आप आज की पीढ़ी के साथ भी जुड़े हुए? क्या है वो मैडी मैजिक? 2 लाइन में। आई थिंक किरदारों में सही तरीके से जान फूंक देना वो सबसे ज़रूरी चीज़ है आजकल की पीढ़ी के लिए। और आई थिंक यंगर जनरेशन जो है वो बहुत ही मॉडेस्ट है, बहुत ही शो ऑफ नहीं करती और उन्हें जेन्युइन चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आई थिंक जैसे मेरे किरदार हैं, दे आर एबल टू रिलेट टू दैट। आज भी जब गाना बजता है रहना तेरे दिल में, तो आपके मन में आता है कि अरे यार, ये फिर मैडी का दौर शुरू हो गया? नहीं, आई एम वेरी ग्रेटफुल यार। कभी इस चीज़ से मैं मुकर नहीं सकता कि यही सब ने मुझे बनाया है, एंड सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। पर ऐसी क्या खास बात है कि एक कल्ट मूवी बन गई और आज भी आप इससे उभर नहीं पा रहे हैं, चाहे कितने एक के बाद एक कैरेक्टर आ गए? आई थिंक इट वाज वेरी रियल। एक ज़माने में जो कुछ वाकई में उस समाज में उस वक्त हुआ करता था वो हमने दिखाया और अच्छे लोगों को दिखाया। हालांकि कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आज के ज़माने में नया और नॉन एक्सेप्टेबल हो, पर सभी लोग अच्छे इंसान थे उस कहानी में, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स पॉपुलर इवन टुडे। एक से बढ़कर एक शानदार मेमोरेबल किरदार आपने किए हैं। अभी भी कोई ऐसा किरदार जो ख्वाहिश हो मेरे मन में कि मुझे करना है? अरे बहुत सारे हमारे एपिक कैरेक्टर्स हैं जो मैं करना चाहूँगा। अगर मौका मिले तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, दैट इज ही इज ऑलवेज बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी। तो ऐसे किरदार। और फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दी गई। योजना के तहत दिल्ली के 2,70,000 से अधिक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों यानी करीब 10 लाख लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा। प्रत्येक श्रमिक को सूचीबद्ध अस्पतालों में 2 लाख रुपए तक और एक परिवार को 10 लाख रुपए तक की कैशलेस उपचार सुविधा मिलेगी। योजना में वार्षिक स्वास्थ्य जांच, मोबाइल मेडिकल यूनिट, 24/7 हेल्पलाइन और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी के निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों को अब बीमारी के कारण अपनी जीवन भर की कमाई खर्च करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि श्रम योगियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। सरकार का कहना है कि निर्माण श्रमिक राजधानी के विकास की नींव है और ये योजना उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। तो दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा कवच एक बड़ा फैसला यहाँ पर दिल्ली सरकार का। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने राजघराने की महारानियों पर भी कहर बरपाया। आपातकाल लगने के बाद इंदिरा गांधी के निशाने पर जयपुर और ग्वालियर की महारानियों को कैद कर जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस सरकार ने उनकी लोकप्रियता को कम करने के लिए उन्हें तिहाड़ जेल की कोठरियों में कैद कर दिया। शाही जीवन शैली जीने वाली इन दोनों महिलाओं ने जेल में भयंकर गंदगी, मच्छरों और आम कैदियों के बीच लंबा समय बिताया। इमरजेंसी के 21 महीनों के दौरान जुल्म सितम की वो दास्तान लिखी गई जिसकी स्याही आज तक नहीं सूखी है। क्या आम और क्या खास, इंदिरा गांधी की सरकार ने किसी को नहीं छोड़ा और इन्हीं में शामिल थी 2 बड़े राजघरानों की महारानियां। पहली थी ग्वालियर राजघराने की विजयाराजे सिंधिया और दूसरी थी जयपुर राजघराने की गायत्री देवी। ये वो महारानियां थी जिन्हें उनकी प्रजा आजादी के बाद भी अपनी राजमाता मानती थी, लेकिन इनको मिलने वाला ये सम्मान और प्रसिद्धि शायद इंदिरा गांधी को सख्त नापसंद थी। यही वजह थी कि इमरजेंसी में इन दोनों पर इंदिरा गांधी की सरकार का कहर टूट पड़ा। महारानी गायत्री देवी, इनकी सुंदरता और शालीनता के किस्से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर थे। इंटरनेशनल वोग मैगजीन ने दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं की सूची में भी उनको स्थान दिया था। महारानी गायत्री देवी का सम्मान और चाहने वालों की संख्या लाखों में थी।
लेकिन इमरजेंसी इस महारानी के जीवन में काला अध्याय बनकर सामने आई। आपातकाल घोषित होने के समय गायत्री देवी जयपुर से सांसद थी और उनकी आयु 56 वर्ष थी। तब वो बीमार थी और उनका मुंबई में इलाज चल रहा था, लेकिन इसके बाद भी उन पर तस्करी के झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, महारानी गायत्री देवी के पुत्र कर्नल भवानी सिंह को भी हथकड़ी पहना दी गई। ये वही कर्नल भवानी सिंह थे जिनके नेतृत्व में 1971 के युद्ध में भारतीय सेना की एक टुकड़ी पाकिस्तान के 3 शहरों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहरा दिया था। इस शौर्य के लिए कर्नल भवानी सिंह को महावीर चक्र मिला था, लेकिन उन्हें सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उनके पास $10 मिले थे और इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में इसे अवैध विदेशी मुद्रा माना गया। महारानी गायत्री देवी और कर्नल भवानी सिंह को तिहाड़ जेल में सड़े और बदबूदार कमरों में कैद कर लिया गया। कुछ इसी तरह का कहर ग्वालियर राजघराने की राजमाता और जनसंघ की नेता विजया राजे सिंधिया पर भी टूटा। उस दौर में राजमाता सिंधिया की लोकप्रियता अपनी चरम पर थी। वो चुनी हुई सांसद थी और पूरे ग्वालियर और उसके आसपास के इलाकों में उन्हें किसी देवी की तरह पूजा जाता था। इंदिरा गांधी की सरकार को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। राजमाता को इमरजेंसी के 15 दिनों के अंदर ग्वालियर में उनके राजमहल से गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर अवैध सोना रखने का आरोप लगाया गया। इसके कुछ दिनों बाद उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया, जहां उन्हें महारानी गायत्री देवी के साथ ही एक ही बैरक में कैद रखा गया। जो महारानियां कभी महलों में रहती थी, अब उन्हें आम अपराधियों की तरह बदबूदार कमरों में रखा जा रहा था। अपनी और गायत्री देवी की इस दुर्दशा का वर्णन राजमाता सिंधिया ने अपनी आत्मकथा राजपथ से लोकपथ में कुछ इस तरह से किया है। मुझे और महारानी गायत्री देवी को एक शौचालय उपयोग में लाना पड़ता था। वहां नल नहीं था, बस जमीन में एक गड्ढा भर था जिसमें जेल का स्वीपर 1-2 बाल्टी पानी डाल देता था। तिहाड़ जेल में जगह जगह गंदगी का ढेर जमा रहता था। इससे हवा में हमेशा बदबू रहती थी। हमें भोजन करते समय थाली पर भिन भिनाती मक्खियों को लगातार दूसरे हाथ से उड़ाना पड़ता था। दिन ढलता तो मक्खियां सो जाती, रात होती तो मच्छर जाग जाते, कानों में कीट पतंगों की आवाज गूंजती रहती। जीना दूभर था। इन सब के बावजूद हम चैन से थे, लेकिन खुली हवा में सांस लेने वाली इंदिरा गांधी क्या चैन से थी? उन्हें तो दिन में भी तारे नजर आ रहे थे। जब ये दोनों महारानियां जेल में बंद थी, तब ठीक इसी दौरान इनके जयपुर और ग्वालियर के महलों में छापे मारे जा रहे थे। इन दोनों के महलों में कोई खजाना छुपा हुआ है, ये सोचकर सरकारी अधिकारियों ने पूरे महल खोद दिए। विजया राजे सिंधिया का आरोप था कि इंदिरा गांधी उनकी पूरी संपत्ति हड़पना चाहती थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके महल से सोने के कई बहुमूल्य सामान चुरा लिए गए, जो कभी वापस नहीं मिले। राजमाता विजया राजे सिंधिया और महारानी गायत्री देवी के साथ इमरजेंसी के दौरान जो कुछ हुआ था, वो भारतीय राजनीति में राजनैतिक और व्यक्तिगत ईर्ष्या की सबसे बड़ी मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकतंत्र का काला अध्याय, आपातकाल। और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान मुद्दे पर अमेरिकी संसद से बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का निर्देश देने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया है। सीनेट में यह प्रस्ताव 50 के मुकाबले 48 मतों से पारित हुआ। इससे पहले इसी महीने इस प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा से भी मंजूरी मिल चुकी है। वर्ष 1973 में युद्ध शक्तियां अधिनियम लागू होने के बाद ये पहला अवसर है जब अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया है। 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध को लेकर अब राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी में भी चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है।
मतदान के दौरान 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट सदस्यों का साथ दिया। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस मतदान को महत्वहीन बताते हुए कहा कि प्रस्ताव राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए नहीं जाता, इसलिए इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि प्रस्ताव की संवैधानिक वैधता को लेकर अंतिम फैसला अदालत में हो सकता है। तो ट्रंप को सीनेट से बड़ा झटका लगा है। विशेषज्ञ इस मुद्दे पर अंतिम फैसला अदालतों पर छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान मुद्दे पर ट्रंप को अमेरिकी संसद से ये पूरे मामले को लेकर के एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये जो झटका लगता हुआ डोनाल्ड ट्रंप को नजर आ रहा है, इसको ऐसे समझे कि अब डोनाल्ड ट्रंप पर आंतरिक तौर पर भी एक दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे आंतरिक तौर पे दबाव के रूप में ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि देखिए इसकी अभी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं मानी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में पहले भी एक फैसले में कहा था कि ये जो नो वार पावर है, इस रेजोल्यूशन को एक कानून के रूप में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन अभी तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अमेरिका में हुआ नहीं है। और इसकी वजह से रेजोल्यूशन अगर जब पास हो चुका है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पहले पास हो चुका है, सीनेट से अब पास हो चुका, तो इसके बाद इसको डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए नहीं भेजा जाएगा और बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई कानून नहीं बन सकता है। तो निश्चित तौर पे यह कानून नहीं है, यह एक राजनीतिक और नैतिक दबाव है और अमेरिका की जनता के अंदर भी इस पर एक असर पड़ेगा, क्योंकि नवंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी मतलब रिपब्लिकन डेमोक्रेट आमने सामने होंगे। मिड टर्म इलेक्शन वहाँ होना है सीनेट का, तो उस मिड टर्म इलेक्शन में इसका असर पड़ सकता है। और साथ ये भी बात है कि देखिए अभी जो चूंकि युद्ध विराम है वहाँ ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध विराम है, तो डोनाल्ड ट्रंप या उनकी पार्टी या व्हाइट हाउस की तरफ से ये बयान आया है कि उस युद्ध विराम के बीच में इस तरह के रेजोल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक कि इस रेजोल्यूशन के अनुसार जो सेना वहाँ है उस इलाके में, तो सेना भी वहाँ से अब कह सकते हैं कि वहाँ नहीं है जो पहले उन्होंने घेर कर रखा था ईरान को। तो इस मायने में अभी इस रेजोल्यूशन की वैसी कोई महत्व नहीं रह गई है, लेकिन निश्चित तौर पे कहीं और, जैसे डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये धमकी दे रहे थे और अभी लगातार ये बोल रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से सैनिक कार्रवाई करेंगे, तो उसके लिए एक जरूर एक अमेरिका की संसद की तरफ से, उसके दोनों सदनों की तरफ से अब एक बहुत बड़ा दबाव बन गया है और अब पूरी ऊर्जा जो है डोनाल्ड ट्रंप को लगानी पड़ेगी नैतिक और राजनीतिक रूप से कि कोई सेटल्ड एग्रीमेंट हो जाए, कोई राजनयिक दबाव बनाए वो ईरान पे, इजराइल पे, हिजबुल्लाह पे, ताकि इस तरह की घटना आगे ना हो, संघर्ष में ना जाना पड़े। संध्या जी बिल्कुल। तो यहाँ पर अखिलेश, दो चीज़ें हैं। पहले तो रिपब्लिकन में भी इसकी चिंता साफ नजर आ रही है, क्योंकि रिपब्लिकन सांसद भी इसमें सपोर्ट करते हुए नजर आए इस प्रस्ताव का। दूसरा, ये जो युद्ध विराम की स्थिति है जिसको लेकर अभी असमंजस बना हुआ है, क्योंकि लगातार प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान सामने आ रहे हैं और निरीक्षण का दावा उन्होंने किया है प्रेस के सामने कि जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसका निरीक्षण करने के लिए वो सहमत हो गया है, लेकिन असल तस्वीर क्या है? सॉरी, देखिए निरीक्षण की फैसिलिटी काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह के कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं दोनों ईरान और अमेरिका के बीच में और वहाँ पूरे वेस्ट एशिया में, तो उस कॉम्प्लेक्स इशू के बाद एक निरीक्षण की मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी थी और इस निरीक्षण की मैकेनिज्म के तहत दोनों देखेंगे कि कोई शर्तों का उल्लंघन नहीं हो। हालांकि आगे आने वाले दिनों में बातचीत और होनी है, लेकिन IAEA जो है, IAEA को जाकर वहाँ देखना है कि जो प्रसंस्कृत यूरेनियम है जिसको माना जाता है कि 60% या उससे भी ऊपर प्रसंस्करण कर चुका है ईरान, तो उस प्रसंस्कृत यूरेनियम का क्या करेंगे? उसे वहीं नष्ट करने की बात चल रही है। अभी ईरानियन सूत्रों से जो खबर आ रही है कि वो चाहते हैं कि अगर नष्ट करना हो तो ईरान के अंदर ही उसे नष्ट किया जाए, कहीं बाहर निर्यात न किया जाए। लेकिन निश्चित तौर पे IAEA जो एक ऐसी संस्था है जो कि न्यूक्लियर साइट्स पे जाकर देखती है कि जो भी है आपके पास कैपेसिटी, उस कैपेसिटी का उपयोग जो है ऊर्जा कारणों से के लिए ही होना चाहिए, किसी अन्य के लिए नहीं होना चाहिए। और ऊर्जा के लिए आपको इतने ज़्यादा संवर्धन की ज़रूरत नहीं होती है, 20-30% संवर्धन में भी ऊर्जा का काम चल जाता है।
तो उसके अलावा जो लेबनान की स्थिति है, हिजबुल्लाह और इजराइल की स्थिति है, उस पर भी लगातार निगाह रखने के लिए एक कमेटी है और उस कमेटी में हालांकि इजराइल को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिका, लेबनान और ईरान है। तो इसलिए इस कमेटी पे थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है, थोड़ी सी आशंका है कि इजराइल इसे कितना मानेगा, लेकिन निश्चित तौर पे अमेरिका का दबाव इजराइल पे रहेगा। और बिल्कुल, लेकिन फिलहाल साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर भी दबाव बनाने की जो कवायद है उसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही नया सवेरा में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए अब बात करते हैं समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की प्रेस रिपोर्ट में। शुरुआत करेंगे यहां पर नवभारत टाइम्स से। NBT DU दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस, यानी कि टॉप स्कोर करने वाले अब और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं, यानी कि एडमिशन बहुत टफ होने वाला है। युवाओं की इस वक्त काफी मेहनत चल रही है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2026 के रिजल्ट्स में मंगलवार को जारी कर दिया गया और इस बार टॉप स्कोरर्स सबसे ज्यादा हैं। 37 विषयों में से 5 में स्टूडेंट्स को परफेक्ट 250 स्कोर मिला है, यानी कि इस बार बहुत ही ज्यादा प्रतिभावान बच्चे आए हैं। लेकिन ऐसे में अब कंपटीशन बहुत टफ हो गया, एडमिशंस मुश्किल होंगे। टॉप के 2 स्टूडेंट्स दिल्ली से हैं, 4 विषयों में परफेक्ट स्कोर भी है, 20% बढ़े हैं 2 विषयों में 100% स्कोर वाले स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए कवायद बढ़ जाएगी कि कैसे उन्हें अपने मन पसंदीदा विषयों में अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन मिले। फिलहाल कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको एक और खबर से रूबरू कराते हैं। ये खबर है महत्वपूर्ण समझौते से जुड़ी हुई। समुद्री एवं बंदरगाह सुरक्षा प्रशिक्षण को मिलेगा अब नया आयाम, क्योंकि CISF और समुद्री विश्वविद्यालय के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हो गया है। RSO कोर्स की पहली बैच शुरू होगी और आपको बता दें कि प्रशिक्षण, शोध और ज्ञान साझेदारी पर इस समझौते के माध्यम से पूरी तरह से जोर रहने वाला है। समुद्री सुरक्षा में CISF की भूमिका और भी गहरी होने वाली है। अगली खबर यहां पर हम हिंदुस्तान से लेंगे, अपना बिजनेस से, जहां पर अब एक ही UPI ऐप पर सभी ऑटो पे दिखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जल्द ही ये सुविधा शुरू करने जा रहा है। अब उसी ऐप से भुगतान करना होगा और ई मैंडेट तेजी से बढ़ रहा है। क्यों इसकी जरूरत पड़ी ये थोड़ा समझ लेते हैं। ऑटो पे लेन देन बढ़ने के साथ कई ग्राहकों को ये याद नहीं रहता कि उन्होंने किन किन सेवाओं के लिए ऑटो भुगतान की अनुमति दे रखी है। ऐसे में ऑटो भुगतान को लेकर कई बार खातों में पर्याप्त राशि ना होने की वजह से भुगतान असफल भी हो जाता था। अब यहां पर NPCI का मानना है कि यदि सभी ऑटो पे एक ही स्थान पर दिखेंगे तो ग्राहक को बेहतर तरीके से समझने में आसानी होगी। और अगली खबर आपको बताते हैं एक महत्वपूर्ण पहल से जुड़ी हुई है। किशोरी ने इस तरह की पहल की है और अतिक्रमण मुक्त नदी को बनाने का काम किया है। जी हां, सरस्वतिया नदी 4 दशक से गाद से भरी हुई थी, लेकिन उसे सुरक्षित किया गया और अतिक्रमण व उपेक्षा की झेल रही थी मार, लेकिन इसे अब साफ और स्वच्छ बनाया गया है। जी हां, पूरी कहानी है ये झारखंड से जुड़ी हुई, जहां झारखंड में गढ़वा जिले की सरस्वतिया नदी करीब 4 दशक से गाद, अतिक्रमण और उपेक्षा की मार झेल रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि 14 वर्षीय छात्रा महक ने गढ़वा के तत्कालीन SDM संजय कुमार से बात की और इस नदी को पुनर्जीवित करने का महत्वपूर्ण काम किया। तो यकीनन ये युवा हम सभी को प्रेरित कर रहे हैं अपने समर्पण से और अपने सेवा भाव से। तो अखबारों की सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। आइए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में।
फुटबॉल के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। 41 वर्षीय रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल दागे और पुर्तगाल को 5-0 की बड़ी जीत दिलाई। इसी के साथ वे 6 अलग-अलग फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मैच के 6 मिनट में जोआओ कैंसेलो के क्रॉस पर रोनाल्डो ने शानदार हाफ वॉली के जरिए गोल कर इतिहास रचा। इसी के साथ वो विश्व कप में गोल करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए। 17वें मिनट में नूनो मेंडेस ने शानदार फ्री किक से टीम की बढ़त दोगुनी कर दी और उसके बाद 39वें मिनट में ब्रूनो फर्नांडिस के बेहतरीन पास पर रोनाल्डो ने अपना दूसरा गोल दागकर स्कोर 3-0 कर दिया। दूसरे हाफ में उज्बेकिस्तान के गोलकीपर अब्दुवोहिद नेमातोव ने आत्मघाती गोल और स्थानापन्न खिलाड़ी राफेल लियाओ के शानदार गोल ने पुर्तगाल की जीत को 5-0 तक पहुंचा दिया। तो फीफा वर्ल्ड कप का कहर जारी और इंग्लैंड को घाना के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। क्रोएशिया के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करने वाली इंग्लैंड की टीम इस बार अपने खेल की वही धार नहीं दिखा सकी और मुकाबला गोल रहे ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इंग्लिश टीम इस मुकाबले में जीत हासिल कर अंतिम 32 में जगह पक्की करना चाहती थी, लेकिन घाना की मजबूत रक्षा पंक्ति और अनुशासित खेल ने उनकी राह को रोक दिया। इंग्लैंड को मैच में पहला शॉट लक्ष्य पर लगाने के लिए 57 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, तो वहीं घाना ने कई मौकों पर तेज काउंटर अटैक से इंग्लिश डिफेंस को परेशान किए रखा। ड्रॉ के बावजूद इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर बना हुआ है, लेकिन नॉकआउट चरण में जगह सुनिश्चित करने के लिए उसे अब अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में पनामा के खिलाफ सकारात्मक परिणाम हासिल करने होंगे। फीफा विश्व में क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ क्रोएशिया ने राउंड ऑफ 32 में पहुंचने की अपनी उम्मीदें जीवित रखी है। पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कोई गोल नहीं हुआ। पनामा ने अपनी तेज आक्रमण पंक्ति से 2018 विश्व कप उपविजेता क्रोएशिया की रक्षा पंक्ति को कई बार परेशान किया। दूसरे हाफ की शुरुआत में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में मैदान पर उतरे एंटे बुदिमीर ने जोसेफ स्टैनिसिक के निचले क्रॉस पर शानदार फिनिश करते हुए मैच का एकमात्र गोल दागा। ये जीत क्रोएशिया के कप्तान लुका मोड्रिच के लिए भी खास रही, क्योंकि उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का 200वां मैच खेला। अब क्रोएशिया का मुकाबला शनिवार को घाना से होगा। अगर टीम इस मुकाबले को जीतने में सफल रहती है तो वो नॉकआउट दौर में जगह पक्की कर लेगी। दूसरी ओर पनामा लगातार दूसरी हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। और गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। गौरव, रोनाल्डो और मेसी का जादू बरकरार यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप में, लेकिन क्रोएशिया की अगर हम जीत की बात करें तो वो भी बेहद शानदार रही। किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त फीफा का बुखार और भी चढ़ता हुआ? बिल्कुल जया, जैसा कि आपने कहा कि जिक्री बात का शुरू किया आपने मेसी और रोनाल्डो से, तो वाकई यहाँ पे एक जो बड़े खिलाड़ियों के बीच जो एक अच्छी एक हेल्दी जो एक कंपटीशन है वो यहाँ पर देखने को मिला है। और कल आज मतलब जिस तरह से मुकाबला रहा और जिस तरह से रोनाल्डो ने अपने खेल को आगे बढ़ाया और उनको साथी खिलाड़ियों का जिस तरह से फ़ायदा मिला, तो वो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक जो पूरा एक फ्लेवर जो बन रहा था, जिस तरह से एक पूरा माहौल बना हुआ था। और खुद पोर्चुगल के जो कोच थे उन्होंने बोला था कि रोबर्टो मार्टिनेज हैं, उन्होंने कहा कि भले ही पहला मुकाबला DR कांगो के खिलाफ ड्रॉ रहा हो 1-1 से, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से टीम को एकजुटता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि एक ऐसे माहौल के बीच में था जब बड़े खिलाड़ी, चाहे अर्लिंग हालांड की बात हो, चाहे मेसी की बात हो या फिर दूसरे खिलाड़ी हों, लगातार जब वो गोल कर रहे हों, ऐसे में सारी नजरें जो थी वो रोनाल्डो पे थी। तो कहीं ना कहीं इस बात का भी एक बाहर जो बाहर का शोर होता है वो बहुत ज़्यादा टीम के कैंप को जो है वो प्रभावित करता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि टीम की जो एकजुटता है वो बनी रहे, क्योंकि इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि जो पिछला जो मैच था कांगो के खिलाफ, वहाँ पे रोनाल्डो को सही तरीके से पासेस नहीं मिले और सही तरीके से टीम जो है वो अपने खेल को जो है वो आगे एक साथ जो है वो आगे नहीं बढ़ा पाई। लेकिन यहाँ पर टीम ने बखूबी जवाब दिया, उज्बेकिस्तान को 5-0 से धोया। और यही वजह रही कि रोनाल्डो ने जब 2 गोल किए और जब मैच खत्म हुआ तो उसके बाद उनके मुंह से खुद निकला कि आई एम बैक। तो हालांकि उन्हें ये कहने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रोनाल्डो जो है वो इस समय किस सफलता के किस कीर्तिमान पर बैठे हुए हैं। 975 उनके टोटल गोल हैं, अगर सब तरह के कॉम्पिटिशन्स को मिला दे तो 975 उनके गोल हैं। 5 बार के बैलन ड'ओर विजेता हैं, हर वर्ल्ड कप में उन्होंने गोल किया है। ऐसा करने वाले वो पहले ऐसे खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर हैं। ये काम ना तो आज तक
तक पेले कर पाए, ना ही लियोनेल मेसी के द्वारा हो पाया, क्योंकि मेसी को भी 2010 का जो वर्ल्ड कप था वो एक ऐसा वर्ल्ड कप था जहाँ पे वो एक भी गोल जो है वो नहीं कर पाए थे, लेकिन रोनाल्डो ने जो है वो ऐसा कारनामा वो लगातार करते गए। लेकिन इससे ही कहते हैं ना, जब एक हेल्दी कॉम्पिटिशन शुरू होता है और जब आज का जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का ज़माना है और कहीं ना कहीं कंपेयर जो है वो शुरू हो जाती है, तो जो बड़े से बड़े खिलाड़ी होते हैं उनके दिलो दिमाग में भी रहता है कि ठीक है, पहला मैच मेरा सही नहीं गया, काफ़ी ज़्यादा उनको आलोचना भी झेलनी पड़ी, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने दिखा दिया कि एक टीम जो होती है अगर एक यूनिट के तौर पर अगर सामने आए और सही तरीके से अपनी रणनीति को जो है वो अगर सामने रखती है तो किस तरह से जीत जो है वो निकल करके सामने आती है। लेकिन हाँ, अभी बहुत ज़्यादा ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अभी काफ़ी एक लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि सामने जो थी बिल्कुल, तो यहाँ पर हाई पॉइंट्स और हार्ट ब्रेक्स दोनों ही देखने को मिल रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप में। फिलहाल फैंस के लिए बहुत ही शानदार हर रोज तस्वीरें सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब देखते हैं कि एक दिन एक उत्सव में आज क्या है खास। एक दिन एक उत्सव, जहां हिमालय की ऊंचाइयां हैं, बौद्ध आध्यात्म की गूंज है और सदियों पुरानी मठ परंपरा की अनुपम विरासत है। लद्दाख की सुरम्य वादियों में सिंधु नदी के तट पर स्थित विश्व प्रसिद्ध हेमिस मठ एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक रंगों से आलोकित हो उठा है। गुरु पद्म संभव को समर्पित हेमिस फेस्टिवल लद्दाख की जीवंत बौद्ध परंपरा का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। देखिए हिमालय अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हमारी ये विशेष रिपोर्ट। प्रार्थना ध्वजों से सजा मठ परिसर, बौद्ध मंत्रों की गूंज और पारंपरिक परिधानों में सजे श्रद्धालुओं का जन सैलाब। हेमिस फेस्टिवल का स्वरूप कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। लेह से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित हेमिस मठ लद्दाख के सबसे बड़े और समृद्ध बौद्ध मठों में गिना जाता है। द्रुकपा कग्यू परंपरा से जुड़े इस मठ का वर्तमान स्वरूप 17वीं शताब्दी में लद्दाख के राजा सेंगगे नामग्याल के संरक्षण में विकसित हुआ, जबकि इसकी आध्यात्मिक परंपरा लगभग 1000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। तिब्बती पंचांग के 5वें महीने की 10वीं तिथि को मनाया जाने वाला ये उत्सव गुरु पद्म संभव के जन्मोत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में उन्हें दूसरे बुद्ध के रूप में सम्मान दिया जाता है। माना जाता है कि गुरु पद्म संभव ने हिमालयी क्षेत्रों और तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण है कि यह उत्सव साधना, श्रद्धा और गुरु परंपरा के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। उत्सव का सबसे और नया सवेरा में अब वक्त तो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने के साथ साथ आपको कुछ खास झलकियों के साथ छोड़े जा रहे हैं। ये आपको छोड़े जा रहे हैं नॉर्दर्न लाइट्स, जिसे अरोरा बोरेलियस भी कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर दिखने वाली ये रंग बिरंगी रोशनी बेहद अद्भुत है। आप देखिए झलकियां और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।